नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूँ इस हिंदी नेट जेआरएफ सिलसिले में। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक यूनिट ही है वो एक तरह से, और जो पूरा यूनिट है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इससे जो नेट के एग्ज़ाम है यूजीसी हिंदी में कई 3-4 क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बनाए जाते हैं। और इससे जो प्रश्न है, अगर आपने इसको ढंग से पढ़ा तो सारे प्रश्न आप इसके सही कर सकते हो। तो आज का जो टॉपिक है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, काव्य शास्त्र है। तो काव्य शास्त्र के जो भी मुख्य बिंदु हैं हम उनको देखेंगे और सभी चीज़ों को देखेंगे। और देखते हैं हम वाक्य रसात्मक काव्यम। ये जो शब्द है, ये जो वाक्य है, ये किसके द्वारा कहा गया है? विश्वनाथ की परिभाषा है कि वाक्य रसात्मक काव्यम। जो वाक्य है वह रस से युक्त होना चाहिए, तो वही वाक्य क्या है? काव्य है। वाक्य रसात्मक काव्यम विश्वनाथ की परिभाषा है। वाक्य रसात्मक काव्यम अर्थात रसात्मक काव्य ही काव्य है, मतलब रस से भरा वाक्य ही क्या है? काव्य है। इस वाक्य को आचार्य विश्वनाथ द्वारा कहा गया था। काव्य लक्षण के विषय में कई आचार्यों ने अपने मत प्रस्तुत किए हैं, जिनमें विश्वनाथ का यह कथन अत्यधिक प्रसिद्ध है, अतः यह विकल्प विश्वनाथ है। ठीक है। और देखिए, विश्वनाथ वामन का जो जन्म है 9वीं शताब्दी है। यह एक प्रसिद्ध अलंकार शास्त्री हैं और इनके द्वारा प्रतिपादित काव्य लक्षण को रीति सिद्धांत कहते हैं। इन्होंने जो रीति सिद्धांत दिया है, वामन ने सबसे पहले रीति सिद्धांत इन्होंने ही दिया था और अलंकार शास्त्री थे ये। देखिए, मम्मट का जो जन्म है 11वीं शताब्दी है। मम्मट संस्कृत काव्य शास्त्र के सर्वश्रेष्ठ विद्वानों में जाने जाते हैं। वे अपने शास्त्र ग्रंथ काव्य प्रकाश के कारण अधिक प्रसिद्ध है। जो मम्मट की रचना है काव्य प्रकाश, वह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो ये हमें ध्यान होनी चाहिए। और देखिए, काव्य मीमांसा के रचनाकार राजशेखर है। पूछा जाता है काव्य मीमांसा किसकी रचना है? राजशेखर की रचना है। यह ग्रंथ अलंकार शास्त्र से संबंधित है। और देखिए, राजशेखर जन्म 880 से 920 ईस्वी। राजशेखर काव्यशास्त्र के पंडित एवं नाटककार थे और प्रमुख रचनाएं अगर हम राजशेखर की देखें तो बाल रामायण और बाल महाभारत, ये इनकी रचनाएं हैं। विद्वशाल भंजिका, कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हमें देखने को मिलती है। और देखिए, भट्ट लोल्लट इनकी रचनाएं हैं। रस निष्पत्ति में उत्पत्तिवाद विचारधारा के प्रणेता भट्ट लोल्लट ही है। जो रस निष्पत्तिवाद के जो प्रणेता है वह कौन है? भट्ट लोल्लट है। और देखिए, रस निष्पत्ति वो होती है जब हम किसी चीज़ को सुनते हैं और उसके बाद सुनने के बाद जो हमें आनंद आता है, या जिस चीज़ की भी अनुभूति होती है, जो रस हमारे अंदर आता है, वह शांत रस, क्रोध वाला कोई सा भी रस हो, तो उसकी निष्पत्ति का जो दिया है भट्ट लोल्लट ने दिया है। काव्य हेतु का देखिए मतलब क्या है? हेतु का तात्पर्य कारण, मतलब किसी काम के होने का क्या कारण है। हेतु क्या है? किस कार्य के कारण हो रहा है, किस वजह से काम हो रहा है। तो बाबू गुलाब राय के अनुसार देखिए, हेतु का अभिप्राय उन साधनों से है जो कवि की काव्य रचना में सहायक होते हैं। जैसे कि काव्य हेतु 3 प्रकार के माने गए हैं। प्रतिभा, जो कि जन्मजात होती है। व्युत्पत्ति, जो कि अर्जित की जाती है। अभ्यास भी अर्जित की जाती है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद, अभ्यास करने के बाद लोगों को आ जाती है। तो प्रतिभा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो प्रतिभा जन्मजात होती है, कोई भी कभी बनाने से नहीं बनता, वह जन्मजात ही होता है। कोई भी काव्य की जो रचना होती है, किसी भी कविता या कोई भी जो कला है, वह जन्मजात ही किसी के अंदर होती है, तभी वह आगे चल कर उस पर मतलब ज़्यादा काम कर सकता है। अभ्यास जो है बहुत बात की चीज़ है। और देखिए, काव्य हेतुओं के लिए अन्य आचार्यों द्वारा दिए गए नाम। काव्य हेतुओं के लिए और भी नाम दिए गए हैं आचार्यों के द्वारा। देखिए, आचार्य दंडी क्या कहते हैं? प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान और अभ्यास। जो हेतु बताए हैं दंडी ने, वह बताया पहला प्रतिभा, शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए और अभ्यास होना चाहिए। तो प्रतिभा जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये होना भी चाहिए। और देखिए, वामन ने बताया है लोक व्यवहार, विद्या और प्रकीर्णन। वामन के द्वारा ये 3 वो बताए गए हैं। और हेमचंद्र,
केवल प्रतिभा। देखिए प्रतिभा जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये जन्मजात होती है, तो कभी हेतु आ जाए काव्य हेतु में तो प्रतिभा पे आप टिक कर देना। और देखिए क्या है, लॉन्जाइनस के अनुसार विपर्य शैलीगत दोष नहीं है। लॉन्जाइनस के अनुसार वोल्यता वागाडंबर भावाडंबर शैलीगत दोष है। जो दोष बताए गए हैं लॉन्जाइनस ने, तो विपर्य शैलीगत दोष नहीं है। जो दोष नहीं माना है उन्होंने, विपर्य को शैलीगत दोष नहीं माना है, भाव को माना है, और भी मतलब जो हमारे मन के अंदर चलने वाले भाव हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, उन सभी को दोष माना है। लॉन्जाइनस के अनुसार वाल्यता वागाडंबर भाव दोष शैलीगत दोष है। और देखिए लॉन्जाइनस का उदात्त सिद्धांत है। जो लॉन्जाइनस है उसका सिद्धांत कौन सा? उदात्त सिद्धांत है। इस सिद्धांत के द्वारा उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि कोई भी कलाकृति या काव्यकृति बिना उदात्त तत्व के श्रेष्ठ रचना नहीं हो सकती। उदात्त का मतलब क्या है? महान। कि कोई भी रचना जब तक महान नहीं हो सकती जब तक उसके अंदर महानता वाले गुण ना हो। तो ये चीज़ लॉन्जाइनस की बात है। और देखिए श्रेष्ठ वही है जिसमें रचयिता का गहन चिंतन और अनुभूति रहती हो। मतलब कोई भी रचना वही श्रेष्ठ है जो केवल ऊपर ऊपर से ना समझ में आए, उसमें कुछ गूढ़ रहस्य भी होना चाहिए। तो उसी को उदात्त कहा है लॉन्जाइनस ने। और देखिए लॉन्जाइनस के अनुसार उदात्त के 5 स्रोत हैं। पहला है महान धारणाओं की क्षमता या विचारों की भव्यता, प्रेरणा प्रसूत आवेग या भावावेश की तीव्रता, समुचित अलंकार योजना, उत्कृष्ट भाषा, गरिमामय रचना विधान, और अलंकार और परिभाषा और उदाहरण। देखिए अलंकार को देखते हैं, यह भी पूछा जाता है कि ये कौन सा अलंकार है। तो विरोधाभास अलंकार, जैसे कि अगर कोई आदमी सुखी है और आप वहाँ पे दुख का प्रयोग कर रहे हैं तो क्या है? एक दूसरे का विरोधाभास है। देखिए विरोधाभास अलंकार के अंतर्गत एक ही वाक्य में आपस में कटाक्ष करते हुए 2 या 2 से अधिक भावों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि ये देखिए, जल उठो फिर सींचने को सिंचाई पानी से होती है, किंतु यहाँ जलकर सींचने की बात गई है, जो कि विरोधी प्रकृति की बात है। ये देखिए उदाहरण दिया गया है कि एक उदाहरण है, जल उठो फिर सींचने को, जल उठो फिर सींचने को। तो ये जो पूरा सेंटेंस है यही उदाहरण है। और देखिए विखंडनवाद का जनक जॉक देरिदा को माना जाता है। जो विखंडनवाद है उसका जनक जो है जॉक देरिदा को माना जाता है। और जॉक देरिदा जो है 1930 से 2004 इनका समयकाल है। और ऑफ ग्रामेटोलॉजी इनकी रचना है। राइट एंड डिफरेंस 1977 की इनकी रचना है। और देखिए सस्यूर 1857 में इनका जन्म हुआ, 1913 में इनकी मृत्यु हुई। सस्यूर को संरचनावाद का प्रवर्तक माना जाता है। जो सस्यूर है इनको संरचनावाद का प्रवर्तक माना जाता है। रिचर्ड की जो पुस्तक है द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक 1922 की है। द मीनिंग ऑफ मीनिंग 1923 की रचना है। रूसो की रचना है डिस्कोर्स ऑन दी ओरिजिन ऑन इनएक्टिबिलिटी इनकी रचना है। किनकी रचना है? रूसो की। और इकोनॉमी पॉलिटिक जो है इनकी रचना है रूसो की। और द सोशल कॉन्ट्रैक्ट इमिली इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, तो थोड़ा देख लेना आप ढंग से, मैं थोड़ा मतलब सही से उच्चारण नहीं कर पा रहा हूँ इनका भी। अब जन्म वर्ष के अनुसार हम उन रचनाकारों को देखेंगे जिनका मतलब पूछा जाता है कि इनको जन्म वर्ष के अनुसार सीक्वेंस वाइज से लगाइए। तो सीक्वेंस से लगाने के लिए है होरेस का जो जन्म है वह कब हुआ था? तो इसका जो जन्म है इसमें दे नहीं रखा है, तो एक बार देखना पड़ेगा। कॉलरिज का जो जन्म है 1772 ईस्वी में हुआ है। नित्से का 1844 ईस्वी में हुआ है। और फ्रायड जो हैं 1856 ईस्वी के हैं। और कोचे नहीं है, ये क्रोचे है 1886 ईस्वी के, 66 ईस्वी के सॉरी। और देखिए महाकवि कालिदास ने संपूर्ण मेघदूत की रचना मंदा क्रांता छंद में की है। कई बार छंद पूछे जाते हैं कि जो
छंद है वह क्या है और कौन से छंद में किस चीज़ की रचना की गई है। तो कालिदास की जो मेघदूत है उसकी रचना जो है मंदाक्रांता छंद में की गई है। जैसे कि दोहा छंद होता है, चौपाई भी क्या है, छंद है। शैली मतलब छंद का मतलब क्या है, शैली, जो मार्ग है किसी चीज़ को लिखने का, रचने का, उसी को हम छंद कहते हैं। तो जो मेघदूत है वह मंदाक्रांता छंद में लिखा गया है। मेघदूत में विप्लव रस की गंभीरता और भाव विहवलता का बोध करने के लिए मंद गति से पढ़ा जाने वाला मंदाकिनी छंद अपनाया गया है। खेद, दुख, विपत्ति, प्रवास, वर्षा आदि के वर्णन में मंदाक्रांता छंद रुचिकर माना गया है। मतलब कोई भी मतलब दुख को व्यक्त करना है, खेद को व्यक्त करना है, तो तेजी से व्यक्त नहीं हो सकता, उसके लिए क्या है, धीमी गति का ही कोई चीज़ हमें देखना पड़ेगा। तो वो जो छंद है वह धीरे धीरे गाया जाता है, इसलिए धीमी गति में, तो इसीलिए उस छंद का प्रयोग किया गया। और देखिए वसंत तिलका छंद। वसंत तिलका छंद जो है रस वर्ण वृत छंद है, रस से भरा हुआ छंद है। यह 14 वर्णों वाला छंद है। तगण, भवन, जगन और 2 गुरुओं के क्रम से इसका प्रत्येक चरण बनता है। पद्य में इसका लक्षण तथा उदाहरण इस प्रकार है। उक्ता वसंत तिलका तभजा जगोज। उदाहरण, हे हेमकार पर दुख विचार मूड कि माँ मुँह छिपसी वार सतानी वल्लो। संदीप्य मई तु सुप्र गुणातिरिको लाभ परम तब मखे खले भस्म पात। मंदाक्रांता छंद। इस छंद का लक्षण इस प्रकार है। मंदाक्रांता जल्दी षड गैम्भोर भतो तादुरी चेत। देखिए संस्कृत है, थोड़ा सही से पढ़ना पड़ेगा। और अर्थात इस छंद के प्रत्येक पाद में 17 अक्षर होते हैं। वे मगध, भगन, नगन, तगण और 2 गुरु इस क्रम में होते हैं और चौथे 10वें 17वें अक्षर पर यति होती है। आचार्य शंकुक का अनिमितिवाद। इन्होंने रस और विभावादि के बीच अनुमापक संबंध माना है। सामाजिक अपनी वासना से नट पर रमादि का अनुमान करते हुए उस रस को प्राप्त करता है जिसे स्वयं रमादि ने प्राप्त किया होगा। इन्होंने अनुमान की विलक्षणता के प्रतिपादन के लिए चित्रतुरा न्याय का आश्रय लिया है। और उत्पत्तिवाद भारतीय काव्यशास्त्र में रस निष्पत्ति से संबंधित एक विचारधारा अथवा मत है जिसके प्रणेता भट्ट लोलट है। भरत मुनि के प्रख्यात ग्रंथ नाट्य शास्त्र में वर्णित रस की निष्पत्ति से संबंधित 5 परवर्ती प्रमुख मतों में से यह एक है। और देखिए भट्ट लोलट के बारे में थोड़ा जानते हैं। आचार्य अभिनव गुप्त ने अभिनव भारती में भट्ट लोलट का उल्लेख भरत मुनि के नाट्य सूत्र के मान्य टीकाकार आचार्य के रूप में किया है। भारत के रसपरक सिद्धांत की व्याख्या करने वाले सर्वप्रथम विद्वान भट्ट लोलट ही हैं। और देखिए भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद, इनके सिद्धांत की आरोपवाद भी कहा जाता है। जो आरोपवाद है भट्ट लोलट का, उत्पत्तिवाद को क्या कहा जाता है, तो आरोपवाद भी कहा जाता है। इनके अनुसार स्थायी भाव अनुपचरित होता है किंतु वह विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से उपचित हो जाता है। तो भट्ट लोलट ने कौन सा वो दिया है, उत्पत्तिवाद का दिया है। और देखिए स्थायी भाव का विभाव के साथ उत्पादक संबंध, अनुभाव के साथ गम्य गमन संबंध और संचारी भाव के साथ पोष्य पोषक संबंध माना जाता है। आचार्य विश्वनाथ ने आचार्य मम्मट के ग्रंथ काव्य प्रकाश की टीका की है जिसका नाम काव्य प्रकाश दर्पण है। जो टीका की है इन्होंने, उस ग्रंथ का नाम है काव्य प्रकाश दर्पण। रस को साहित्य की आत्मा मानने वाले पहले संस्कृत आचार्य थे भट्ट लोलट।
साहित्य दर्पण में उनका सूत्र वाक्य रसात्मक वाक्यम काव्यम आज भी साहित्य का मूल माना जाता है। वाक्य रसात्मक काव्यम विश्वनाथ की ये जो सेंटेंस है वह वाक्य विश्वनाथ द्वारा कहा गया है। मम्मट के बारे में देखते हैं। इनका जो जन्म है 11वीं शती का है। मम्मट संस्कृत काव्यशास्त्र के सर्वश्रेष्ठ विद्वानों में माने जाते हैं। वे अपने शास्त्र ग्रंथ काव्य प्रकाश के कारण अधिक प्रसिद्ध हुए। राजशेखर, देखिए राजशेखर जो है ये भी 11वीं सदी के हैं। राजशेखर काव्यशास्त्र के पंडित थे। काव्य मीमांसा उनकी प्रसिद्ध रचना है। काव्य मीमांसा और प्रमुख रचनाएं देखिए, काव्य मीमांसा है, बाल रामायण, बाल महाभारत, कर्पूर मंजरी आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हमें राजशेखर की देखने को मिलती है। आचार्य विश्वनाथ जो है इनका जन्म 13वीं शती से 1384 ईस्वी। आचार्य विश्वनाथ संस्कृत काव्यशास्त्र के मर्मज्ञ और आचार्य थे। प्रसिद्ध ग्रंथ काव्य प्रकाश है इनकी रचना, जो कि इन्होंने मतलब एक तरह से अनुवाद किया है। आचार्य भरत मुनि, इनका जो समय है वह दूसरी शताब्दी है। इसमें गलत लिख रखा है, इनका समय क्या है, दूसरी शताब्दी है। इन्होंने नाट्यशास्त्र की रचना की है और नाट्यशास्त्र को पंचम वेद भी कहा जाता है। तो ये पूछा जाता है कि नाट्यशास्त्र में, और नाट्यशास्त्र में 4 अलंकारों की बात की, 4 नहीं 1 अलंकार की बात की गई है, यमक अलंकार की, सॉरी। और देखिए तो यही सारी बातें हैं। और काव्यशास्त्र में ये सारे मतलब बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण तथ्य है। अगर आप ये सारे तथ्य अपने दिमाग में रखेंगे तो इनसे ज़रूर आपके 3 या 4 क्वेश्चन जो है सही होने की संभावना रहेगी, क्योंकि जितना भी वेटेज काव्यशास्त्र का है सारे यूनिट का ही जो वेटेज है एक तरह से बराबर है, लेकिन कुछ जो टॉपिक्स होते हैं उनसे प्रश्न ज़्यादा बनाए जाते हैं, तो उनको हमें थोड़ा अधिक पढ़ने की आवश्यकता है। तो काव्यशास्त्र से ज़्यादा प्रश्न नहीं बनेंगे, पर प्रश्न ऐसे बनेंगे जो आपको थोड़ा मतलब उसकी जानकारी होनी चाहिए। 4-5 प्रश्न काव्यशास्त्र से बनते ही बनते हैं, तो आप इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़िए और चीज़ों को देखते रहिए। इसकी PDF जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, और लिंक जो है टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए साहित्य गुरु चैनल के साथ। और हिंदी साहित्य अगर आपको पढ़ना है तो साहित्य गुरु चैनल के साथ जुड़ जाइए। आप MA में हो, BA में हो, किसी भी ईयर में हो, आप जुड़ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपकी जो कॉन्सेप्ट की समझ बनेगी वो एक अलग ही लेवल की बनेगी, और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और अगली श्रृंखला में फिर मिलेंगे काव्यशास्त्र के दूसरे पार्ट के साथ, और भी नई चीज़ों को देखेंगे। धन्यवाद।